मास्क उतारो जी सीजन 2 में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ हैं रतन शारदा जी। इनको मैं क्या इंट्रोड्यूस करूं? मैं कौन होती हूँ इंट्रोड्यूस करने वाली? ये एक खुद में ही एक लेजेंड है। तो और सब इनको बहुत चाहते हैं, बहुत ये तो जरा डाउन। ज्यादा हो गया। नहीं, पर बहुत डाउन टू। तो आप शारदा जी आवाज आ एटलीस्ट रही है मेरी approachable आपको? हो, आप मिलते हो लोगों को, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अप्रोचेबल हो। बहुत लोग अप्रोचेबल नहीं है आरएसएस में ना, दैट्स द प्रॉब्लम। अच्छा, तो चलिए आज हम बात करेंगे आरएसएस के बारे में कि क्यों इतना कुछ, मत 85 ईयर्स से वो लोग करते आ रहे हैं, पर फिर भी लोग उनको मिसअंडरस्टैंड क्यों करते हैं। और जो उनके क्रिटिक्स हैं वो उनको समझना भी नहीं चाहते। अगर कोई समझाए भी तो उसको उस उनको कोई समझना भी नहीं चाहता है। तो चलिए रतन शारदा जी से बात करते हैं। नमस्कार रतन जी। नमस्कार जी, नमस्कार। मैं जैसे मैंने अभी बोला कि इतने 85 ईयर्स से आरएसएस काम कर रही है इतना जमीन पर एट्टी कोई फाइव नहीं, 85 नहीं पायल जी, 99 ईयर्स हो गए। 99 ईयर्स हो गए? ओ माय गॉड। अभी विजयादशमी कल से 100वां साल शुरू होगा। ओ माय गॉड, ओके। क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था 85 ईयर्स, तो मैंने कहा 85 ईयर्स। चलिए, वेरी गुड। 99 ईयर्स से देखिए जमीन पर काम कर रही है। बट ये स्टिल। बस कल ही उसका 100वां साल पूरा शुरू होगा कल। अरे वाह वाह वाह। तो शारदा जी आप बताइए कि ऐसा क्यों है कि इतना काम करने के बाद भी देर इज अ सर्टेन सेक्शन ऑफ आर सोसाइटी जो आरएसएस को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। देखिए, ऐसा है पायल जी कि ये सवाल का जवाब मैं बहुत बार दे चुका हूँ। लोग सोचेंगे फिर कॉपी पेस्ट कर रहा है, लेकिन ये एक्चुअली सवाल ही ऐसा है कि वो उत्तर मेरे पास वही है। मेरे पास कुछ और उत्तर मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, बहुत मैं ढूंढता हूँ, हम्म। लेकिन उत्तर मुझे ध्यान में नहीं आता कि क्या उत्तर हो सकता है। कि ऐसा होता है ना कि सूरज उगता है लेकिन लोग आंखें बंद करके रखते हैं, फिर सोचते हैं अभी सुबह हुई नहीं, कंबल तान लेते हैं। जी। और एक तो होता है कि आदमी बुर्का पहन के बैठा, दूसरा होता है कि बुर्का उसने नहीं पहना, दूसरे ने आंखों पे काला चश्मा लगाया हो। ऐसा कुछ कांग्रेस और लेफ्ट इको सिस्टम के साथ हुआ, जो लगातार मीडिया और नैरेटिव को कंट्रोल कर रहा था इतने साल। जी। तो अभी अगर संघ के कार्यक्रम होते थे और उसके में प्रेस को बुलाया जाता था, पहले तो प्रेस बहुत कम आती थी कि इन लोगों के अंदर क्या जाना। हम अनटचेबल थे उस समय। तो अगर नहीं गए तो फिर अगर छाप भी तो छापेंगे क्या। तो एक बड़ा अम्यूजिंग उदाहरण है कि उत्तर प्रदेश में कुछ साल पहले, 10 साल हो गए होंगे या ज्यादा साल हो गए, कुछ 90,000 प्लस का एक शिविर हुआ। इससे रिकॉर्ड देंगे, 90,000 के लोग, 90,000 लोग जहाँ आए, 3-4 दिन इकट्ठे रहे, एक भी मिसहैप ना हो, कुछ गड़बड़ ना हो, सारा अनुशासन से चले। तो ये एक अपने आप में बहुत अप्रतिम ऐसी बात है जो कर सकते हैं। लेकिन उसकी फोटो क्या है? एक ही पेपर ने फोटो दी जो मैंने देखी, उसमें एक ही फोटो आई कि बेचारे स्वयं से नल के नीचे कच्छा पहन के नहा रहे हैं। अभी उनको और कुछ भी दिखाने को नहीं मिला। उनको ये नहीं दिखा कि 90,000 लोग कैसे एक कतार में खड़े हैं, कैसे परेड कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, अनुशासन से रह रहे हैं, कैसे तंबू में लाइफ बिता रहे हैं। और ये एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण है, कुछ जैन के अंदर ऐसे बहुत बड़ा शिविर हुआ था, वो भी कुछ 80-90 हजार का ऐसा शिविर था। और उन्होंने बताया हम कैसे ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे, कैसे हम कहीं ट्रैफिक जाम नहीं होने देंगे। पुलिस को वही डर था। और इतना जबरदस्त वो सारा रूट मार्च हुआ और इतना जबरदस्त अनुशासन था, कहीं कोई ट्रैफिक जैम नहीं, कुछ नहीं। तो पुलिस वाले ने बोला हम आपसे मिलना चाहते हैं। बोले क्यों? आपने ट्रैफिक मैनेजमेंट सीखा कहाँ से? हमें तो आज तक आता नहीं। तो एक और एक उदाहरण जिसके मैं कह सकता हूँ कि भाई कैसे सोच होती है और क्या हम दिखाना चाहते हैं, क्या हम नहीं दिखाना चाहते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट के समय मैं कई जगह रहा हूँ, और मैं कच्छ में गया था भूकंप के बाद। तो अगर आप उस समय, अगर आपको याद होंगे सीन, तो जब भी रिलीफ का सीन आता था, तो जैसे ही हाफ पैंट दिखी संघ की, उस समय हाफ पैंट थी हमारी, जिसको अद्धी चड्डी लोग मजाक में कहते हैं। हाँ। तो हाफ पैंट होती थी, तो जैसे ही कैमरे में हाफ पैंट के आसपास आता था, कैमरा हटा दिया जाता था। और ये हर डिजास्टर में, हर नेचुरल कैलामिटी में जहां भी संघ काम करता है, उसकी आपको कोविड के पहले कहीं भी कोई फोटो, कहीं भी कोई विवरण आपको नहीं मिलेगा। जी। चरखी दादरी में आपके पास एक सऊदी अरेबिया का एयरप्लेन एरोप्लेन गिरा था, और उसमें सारे लोग मर गए, और ज्यादा मुस्लिम थे। और वहां पर कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं था। आपको पता है कि जली बॉडी वगैरह, वटेवर धार्मिक चीजें मैं क्या बोलूंगी। तो संघ के स्वयंसेवक आ गए हैं सारी बॉडीज को डिस्पोज ऑफ करने के लिए। बाद में कोई डिस्पोज ऑफ कैसे करें, क्योंकि बॉडी तो क्षतिग्रस्त थी, जल गई थी, जो कि बहुत एक गलत बात होती है उनके लिए। तो फिर वहां के किसी एक मुस्लिम मौलाना को तैयार किया गया और सभी बॉडी को इज्जत से बरी किया गया। इसकी कितनी कहानी आपने सुनी है। ये मैं आपको केवल सेवा की बात बता रहा हूँ, अभी ज्यादा संघ की बात है। 1900, ये बताना जरूरी है, हालांकि समय आपका अधिक जाएगा। 1947 के पार्टीशन के समय बहुत काम किया था, कोशिश करूंगा कम मैं बोलूं। और उस समय बहुत ज्यादा लोकप्रिय संघ हो गया था।
तो ये चिंता थी कि संघ इतना लोकप्रिय होगा तो कंपटीशन हो जाएगी कांग्रेस से। हालांकि गुरुजी ने कहा हमारा कुछ पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं। तो 1947 में गांधी हत्या के पहले सितंबर से रेजोल्यूशन पास हुआ महाराष्ट्र में कि संघ को बैन किया जाए, नहीं तो हम संघ को क्रश कर देंगे 1942 की तरह। 1942 में जो कुछ हुआ हमको जी पता ही है, क्या जी कर पाए थे लोग। उनको भी बचाने के लिए, अंडरग्राउंड लोगों को सपोर्ट करने के लिए संघ ही था। फिर उन्होंने कहा जी, फिर दिल्ली से एक रेजोल्यूशन पास हुआ कि संघ की एक्टिविटीज को कंट्रोल किया जाए। गलती क्या थी, उन्होंने दंगों 1947 के दंगों में अपने हिंदू सिख भाइयों को बचाया था। तो इतनी मशहूरी हो गई तो कैसे कंट्रोल करें, तो तभी से इनको गाली देना शुरू कर दिया। जनवरी के पहले हफ्ते में नेहरू ने कहा आई विल क्रश आरएसएस अगेन बिफोर गांधी जी असैसिनेशन। और गांधी जी का असैसिनेशन मिल गया तो बढ़िया बहाना मिल गया, तो बैन किया। उसे बहुत अत्याचार हुए, सब हुआ। तो गुरुजी ने कहा अभी संघ को दोबारा खड़ा करना है, बहुत डिफिकल्ट है। तो हम जब तक संघ खड़ा नहीं होता हम किसी किसी प्रकार की मीडिया में कोई प्रचार प्रकार नहीं जाएंगे। पहले भी हम नहीं करते थे। तो ये पहले संघ खड़ा करेंगे, लोग अपने आप मानेंगे। सो टिल 1993 और 1990 देर वॉज नो प्रचार विभाग, देर वॉज नो मीडिया सेल। आप समझ सकते हैं कि 1947 से तो समझे लगभग 50 साल, कितने हुआ, 50 साल इनका राज जितना मर्जी गाली दे संघ को, जितना मर्जी बोले, तो कुछ रोकने वाला नहीं। पूना के अंदर जो ब्राह्मणों की, हिंदुओं की हत्या हुई संघ के लोगों की, जी उसका जी तो न्यूज ही पूरा इन्होंने सेंसर कर दिया था। तो एक तरफा प्रोपेगेंडा था। उस प्रोपेगेंडा को जब 1990 से संघ ने उत्तर देना शुरू किया, इट वाज ऑलरेडी वेल एम्बेडेड इन एवरीबॉडीज थॉट्स। यानी अगर आप पंजाबी हैं तो आपको पता है कि पार्टीशन में काम किया, लेकिन किसी और जाति के होंगे तो आप बोले संघ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, संघ लोगों को मारता है, संघ दंगे करता है। तो ये सक्सेसफुल ऑपरेशन था और संघ ने जवाब नहीं दिया। शायद वो एक गलती मैं मान सकता हूँ, लेकिन उस समय ये डर था कि क्रश ना करे और अधिक, ये कांग्रेस इससे चुपचाप काम करो, इसलिए काम करते गए। दैट इज द मेन रीजन। बाकी अब RSS 360 पढ़ेंगे, उसके अंदर और डिटेल में मैंने दिया। जी तो जी जी। बेसिकली मैंने मंगवाई है रिफ्यूजल टू किताब। सी। हाँ जी, रिफ्यूजल टू सी बेसिकली। अच्छा शारदा जी, एक और बात है मैंने देखी है कि मैं जो पढ़ रही थी, जो मैंने जनरली पढ़ा है, जिस काफी सारी बुक्स की जिस्ट भी पढ़ती रहती हूँ, आर्टिकल्स पढ़ती रहती हूँ, क्या खिलाफत मूवमेंट जो हुआ था और जो गांधी जी की अपीजमेंट पॉलिसी थी, मुस्लिम्स वर कंसर्न्ड, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं संघ उसके कारण भी ज्यादा खड़ा हुआ है? और आपको मतलब क्या? देखिए, संघ तो 1925 में शुरू हुआ। हाँ और संघ तो कोई एंटी मूवमेंट या किसी एंटी थॉट से खड़ा ही नहीं हुआ था। हाँ लेकिन 1921 के अंदर बहुत बड़ा हाथ था, जिसके अंदर सावरकर के विचार बदले। वहां पर काला पानी देखने के बाद और ये सब देखने के बाद संघ के भी संस्थापक डॉक्टर एडगर तब तक तो कांग्रेस में काम करते थे। और उन्होंने 1920 में जब गांधी जी लगे हुए थे फुल फ्लेज अपीजमेंट में, तो उन्होंने प्रश्न किया था उनको। मैंने किताब में उल्लेख किया है कि आप जब आपके अच्छे मॉडर्न मुसलमान लीडर है, तो अब ये दक्कनी विचार वालों के पीछे क्यों पड़े हैं? आप क्यों ये खिलाफत और खलीफा का सपोर्ट करने वाले लोगों का सपोर्ट ले रहे हैं? आप लीजिए ना, मॉडर्न मुसलमानों को क्यों नहीं आप बढ़ावा देते? उन्हें उत्तर नहीं दिया। डॉक्टर जी फिर भी जेल में गए। तो जेल में उन्होंने जो कुछ देखा, किस प्रकार से वो वहां जो खिलाफत में आते थे, वो कहते हम खलीफा को बचाने के लिए आए हैं, हमको तुम्हारे से कुछ लेना देना नहीं है। और तंग करना, कोई पूजा कर रहा है उसको तंग करना, उसकी किताबें नीचे रखना, दुनिया भर का हेरेसमेंट वो करते थे। वो सब डॉक्टर जी ने देखा था। तो बाहर आकर उनके ध्यान में आया कि हिंदू कमजोर है। हिंदू को कमजोर अगर है, बटा हुआ है, तो पहले हिंदू को संगठित करना चाहिए, वरना ये काम कहीं जाएगा नहीं। फिर भी वो काम करते रहे कांग्रेस में। 1920 में उन्होंने संपूर्ण स्वतंत्रता का रेजोल्यूशन भी कांग्रेस कमेटी में लाया था। और 1924 उसके बाद में ऐसा हुआ कि 1921 के लगातार दंगे सारे भारत में कहीं ना कहीं 2023 तक भी होते रहे। और बाद में पूना पैक्ट हुआ, वहां पर बाद में दंगे रोकने के लिए प्रयास हुए, और तब जाके शांति हुई। तब डॉक्टर जी के ध्यान में आया कि ये जो काम है ये पॉलिटिक्स में रह के नहीं होगा। पॉलिटिशियंस की अपनी लिमिटेशन है, तो पॉलिटिक्स के बाहर रह के हिंदुओं को संगठित करना चाहिए। सो ही जी रिजाइन फ्रॉम एवरीथिंग, स्टार्टेड संघ। और वो कोई मास मूवमेंट नहीं था, कोई उसके अंदर प्रोपेगेंडा नहीं था, न्यूज़पेपर का सपोर्ट नहीं लिया, कुछ नहीं था। 15-20 बच्चों को, टीनेज लोगों को लाके उनके साथ खेलने लग गए। अभी वो खेल रहे हैं, आगे क्या करेंगे पता नहीं, तो लोग मजाक उड़ाते थे, लेकिन दैट वाज द बिगिनिंग। तो इसलिए 1921 की खिलाफत के बाद संघों को हवा मिली ऐसा नहीं है। संघों हाँ को बहुत मेहनत करके एक एक कदम पर एक एक शाखा चला के, स्टूडेंट जाते थे जहाँ पढ़ने जाते थे वहां शाखा शुरू करते थे। किसी की नौकरी छुड़वा के डॉक्टर जी कहीं और भेजते थे, वहां जाके वो काम शुरू करते थे। ऐसे बहुत ही कठिन परिस्थितियों में एक एक लोगों को तैयार करके, सी बैन मेकिंग प्रोजेक्ट है, तो तुरंत खड़ा नहीं होता, आसान नहीं है। आपको शाखा चलानी है, केवल पब्लिक मीटिंग लेनी है, ऐसा नहीं। आपको खेल आने चाहिए, आपको मंत्र आने चाहिए, आपको योग आना चाहिए, आपको लोगों को इकट्ठे बैठा के करना, काम करना आना चाहिए। वो सब सीखने में टाइम जाता है। तो एक एक कदम से शाखा बढ़ी है।
तो उसका उस समय के आप कहें कि माहौल से, हाँ, 1946 में बहुत काम बढ़ा था, जब ये बहुत ज्यादा पार्टीशन की हवा थी, तब पंजाब में खासकर बहुत तेजी से काम बढ़ा था। 1942 के बाद डॉक्टर जी ने कहा तेजी से, गुरु जी ने कहा तेजी से काम करना है, डॉक्टर जी जा चुके थे। उस समय बड़ी संख्या में प्रचारक निकले, केवल पंजाब से कुछ 250 प्रचारक निकले, और पंजाब में उस समय 1300 के आसपास शाखाएं थी 1946 तक। तो वो एक हवा चली थी, लेकिन गुरु जी का बार बार ये कहना था कि नेगेटिव थॉट पे काम नहीं बढ़ेगा, पॉजिटिव थॉट पे, हिंदुओं की कमी दूर करना, हिंदुओं को संगठित करना, ये अपने को करना है। दैट इज हाउ द वर्क बिगैन। अच्छा, एक और चीज है, जैसे मैं किसी क्रिटिक से बात करी थी आरएसएस के, तो आर्ग्यूमेंट हो रही थी मेरी उसके साथ। तो उन्होंने एक बात बोली मेरे को कि आप बोलते हो कि जैसे ना, वो ही वाज कंपेयरिंग आरएसएस टू आईसिस। आई डोंट नो व्हाट ऑल रबिश ही वाज टॉकिंग, एंड दो आई वाज आर्ग्यूइंग विद हिम, बट स्टिल मैं उस कन्विक्शन से बात नहीं कर पा रही थी। मैं उनको समझाने की कोशिश कर रही थी, एंड नोबडी पार्टिसिपेटेड इन इट। यू नो हाउ दिस पीपल से, हमें तो बाहर रखो इस चीज में, यू डोंट। तो वो कहते हैं कि अगर आप बोलते हो कि आरएसएस यूथ को ब्रेन वॉश करता है, ही टोल्ड मी, ही से, तो आईसिस भी तो ब्रेन वॉश ही करता है, तो क्या फर्क है? एसएफआई भी तो ब्रेन वॉश ही करता है, तो आरएसएस भी ब्रेन। ये आप मुझे इसका अच्छा, जवाब दीजिए। हाँ? मुझे मुझे बताइए कि ब्रेन किस चीज से वॉश करना है, उसके ऊपर है ना। हम तो गाय के दूध से वॉश करते हैं, वो तो एसिड से वॉश करते हैं। तो हाँ आप किसी से वॉश करते हैं, बहुत जानना जरूरी है। आप ब्रेन के सेल्स को और स्ट्रेंथ करते हो, उनको ऐसी पौष्टिक आहार देते हो कि आप पॉजिटिव सोचें, आप अच्छा सोचें, आप देश के लिए सोचें, आप रिफॉर्म करने की बात कर रही है, तो क्या पौष्टिक आहार देने की। एक हाँ तरफ ऐसा एसिड डालते हैं, ब्रेन सेल ही मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं। तो दोनों की कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि हम तो पॉजिटिव एजेंडा लेके चले, और हम तो कहते हैं सबको साथ में लेना। हिंदुत्व की परिभाषा क्या है? जो जी भारत को मानता है, अपनी भारत माता, जो अपने पूर्वजों को अपना पूर्वज मानता है, जो इंक्लूसिव विचारों को मानता है, जो ये नहीं कहता कि मेरा ही सही है बाकी सारे गलत है, जो कहता है तेरा भी और मेरा भी, ये कहने वाला व्यक्ति हिंदू होता है। और जो कह केवल मेरा विचार सच है, बाकी सारे या तो पापी की संतान है या वो काफिर है। तो दोनों के विचारों में फर्क है ना, आप क्या सिखाते हैं। और इसका मतलब आप कहेंगे विद्यार्थी जो स्कूल में जाता है वो भी ब्रेन वॉश कर रहा है टीचर उसको, जब उसको देशभक्ति सिखाता है, सब कुछ भी सिखाता है, ब्रेन वॉश नहीं है, वो शिक्षित करता है आपको। तो हम शिक्षित करते हैं, वो ब्रेन वॉश करते हैं। जैसे मैंने कहा, किस चीज से वॉश करते हैं, वो रहस्य उसके अंदर है। और हमने तो कोई बाहर अपना कोई रखा नहीं ना। हम तो, हमने नहीं कहा अरबियों को जाके मदद करो, हमने कहा सीरिया में जाके बंदूक उठाओ, हमने तो बंदूक उठाने की बात नहीं की। हमने ना किसी को देश के बाहर टेरर करने की बात की है। अगर जी एंड है कि आप एक तरफ आप सेवा करते हैं हर पंथ की, बिना किसी भेदभाव के। मैंने आपको चरखी दादी का उदाहरण दिया, मैं गुजरात में देख चुका हूँ और मैं महाराष्ट्र में देख चुका हूँ। तो एक तरफ आप इस तरह से बिना किसी फर्क की आप उसकी सेवा करते हैं, और दूसरी तरफ आप बोलते हैं कि मेरा फलाना वहां पर था, वहां पर जाके बंदूक और तलवार उठा के मारो। तो दोनों के तो दिमाग में फर्क है ना। ठीक है, ठीक है। अच्छा, शारदा जी, बहुत सारा आपने आरएसएस ने काम किया नॉर्थ ईस्ट में, और हाँ जी। क्या आरएसएस सक्सेसफुल हुई है डेमोग्राफिक चेंज जो हो रहा है वहां पे, उसको रोकने में, और उसमें? देखिए, डेमोग्राफिक चेंज दो तरीके से होता है। एक तो होता है कन्वर्जन से, हम्म, एक होता है कि वहां पर आबादी बढ़ रही है, या माइग्रेशन हो, या इलीगल माइग्रेशन हो रहा है। अभी आबादी बढ़ने का तो जिम्मा आरएसएस नहीं ले सकती, क्योंकि वो तो किसी तरह से लोगों की आबादी बढ़ाने का काम नहीं कर सकती। वो तो लोगों को ही करना है, शादी करके करना है। हम तो लिव इन की बात भी नहीं करते। तो तो वो जो, जिसको हम कहें कि जहां तक लोगों का मन बदलने की बात है, कन्वर्जन रोकने की बात है, इसमें आरएसएस बहुत तरीके से सफल रहा है। सफल हो। यानी जब गए थे आरएसएस वाले नॉर्थ ईस्ट के अंदर, तो इंडिजिनस जो भी रिलीजन है, ट्राइबल रिलीजन, सभी को समाप्त के कगार पर थे। उनको ऐसा कहा जाता है कि अब तुम कन्वर्ट हो गए, शैतान के हाथों से बाहर आ गए, अब अपने घर की सारी मूर्तियां तोड़ दो, सारी किताबें जला दो, जो मित्र तुम्हारे क्रिश्चियन नहीं बन सकते उनको छोड़ दो, उनसे संबंध तोड़ दो। और ये सारे यूजलेस प्रकार हैं, इस प्रकार के जो उनके अंदर बहुत एक विरुद्ध उनके प्रचार किया जाता था, उसके विरुद्ध उनके, अपने आप अपने पंथ में रहो, अपने धर्म में रहो, अपने ट्राइबल विलेज, अपने रिलीजन के अंदर तुम्हारी शान है, वो तुम्हारे परंपरा के अनुसार है, उसको मनाओ और उसके बाद गर्व करो। ये जो प्रयत्न शुरू हुआ, उनकी शिक्षण शुरू हुआ, उनके लिए सेवा कार्य शुरू हुए। क्योंकि जो सबसे बड़ा कन्वर्जन का जो उनके पास हथियार होता है कि आपकी पढ़ाई करवा के देंगे अच्छी, आपको अच्छा कुछ काम करके देंगे, आपका आर्थिक खड़ा करेंगे सपोर्ट। यहाँ पर वैसा डायरेक्ट सपोर्ट ना करते हुए, लेकिन उनको सक्षम बनाना, उनके लिए कुछ ना कुछ काम शुरू करवाना, उनका शिक्षण अच्छा करवाना बिना किसी खर्च के,
अगर कोई ट्राइबल हॉस्टल नहीं है तो हॉस्टल खड़े करना। हॉस्टल्स में भी कन्वर्जन नहीं करता आरएसएस के साथ के लोग, जो वनवासी कल्याणाश्रम है वो कन्वर्जन नहीं करते। क्रिश्चियन बच्चे भी उनके स्कूल में है, लेकिन उनके विचार बदलता है। तो इस प्रकार से एक इंडिजिनस मूवमेंट जो 70 साल पहले शुरू हुई थी, इस समय काफी सबल है। और एक और बात जिसके लिए बहुत सारे अति हिंदुत्व मजाक उड़ाते हैं संघ का, जो मोहन राव भागवत ने कहा था कि अगर मुझे किसी को अपना है तो जो खाता है वो खाना पड़ेगा, जो उनको ऐसा ना लगे हम बाहर से आए हैं। और ये उदाहरण मैं खुद नॉर्थ ईस्ट में देख चुका हूँ। सुनील देवधर का आपने नाम सुना है। वो बताता था कि जब गया किसी गांव में नागालैंड में, वहां पर कहीं बच्चों को पिकनिक लेके गया, तो वहां पर पेड़ के ऊपर वो छिपकली या कैमेलियन केजरीवाल जैसी बैठी थी, और उसको उसने बच्चे ने उठाया और पटक के उसकी पूंछ काट के फेंक दी और वो खा गया रॉ। अब ये तो देवधर तो महाराष्ट्र के ब्राह्मण हो तो ये देख भी नहीं सकता, उसने देखा। और मैं ऐसे भी कार्यकर्ताओं को जानता हूँ जो गए वहां पर उनको वेजिटेरियन, उनको नॉनवेज भी खिलाया, उन्होंने खाया, क्योंकि उनको लगा कि हमारा ही आदमी है। सी उनको पता नहीं कि आपका खान पान कैसा है, आपका क्या है। वो अपने हिसाब से बड़े भोले भाव से आपकी सेवा करते हैं। मैं कभी पीता नहीं। मुझे यानी अगर आप एक घूंट भी दे दोगे मुझे नशा आने लग जाएगा, घबरा जाऊंगा मैं गया अरुणाचल में, वहां का चीफ था उस गांव का। उसने मुझे प्रेम से अपनी घर में बनी राइस बियर दी। हालांकि सारा खाना वेजिटेरियन बनाया था, उसको पता था वेजिटेरियन हूँ, उस कार्यकर्ता ने बताया था, लेकिन उसने राइस बियर बड़े प्रेम से दी, मुझे लेनी पड़ी। पर विद इन वन ग्लास आई वॉज वेरी काइंड ऑफ अनईजी। पर मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा हो गया मेरा। अब ये सब वहां के लोगों को अपनाने के लिए, उनको लगे कि हमारा ही आदमी है, कुछ अलग नहीं कर रहा, तो उसको ये भेद ना लगे इसके लिए करना पड़ता है। इसलिए नहीं करना पड़ता कि मुझे नॉनवेज अच्छा लगता है, नॉनवेज तो मेरा हो जाएगा, नॉनवेज से मेरा नहीं होगा। पर जब हम जाएंगे उसके, अगर उसको लगे हमारे जैसा ही है, कल्चर अडॉप्ट तो कर दैट लेते सेंस ऑफ वननेस जो हैं। आती है उसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है। बाद में जो वहाँ स्वभाव बदलते हैं, जब वहां पर लोगों ने कहा विश्व हिंदू परिषद में 1969 में कि आप कैसे ये सबको बुला सकते हो अपने विश्व हिंदू परिषद में, तो हिंदू है ही नहीं है, तो एनिमिस्ट है। गुरुजी ने कहा हम भी नाग की पूजा करते हैं, हम भी गाय की पूजा करते हैं, हम भी एनिमिस्ट हैं, हम भी प्रकृति की पूजा करते हैं, हम भी पेगन है। अगर आप ऐसे शब्द उपयोग करते हो, अगर वो खाते हैं ऐसी चीजें जैसे बीफ की बात चलती है, तो उनके यहाँ कुछ खाने की समस्या रही होगी जब उन्हें शुरू किया। धीरे धीरे छोड़ देंगे, हम जबरदस्ती नहीं करेंगे। सो दैट इज हाउ यू टेक पीपल अलॉन्ग। तो आपको लोगों को साथ लेना है कि उनको अपने प्रिंसिपल्स और आइडियोलॉजी के ऊपर उनको झाड़ना है। बाली में वहां पर कुछ गए हमारे साधु संत ऐसे गए हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। वहां का बाली का व्यक्ति मुझे बोला क्या करें जी, हमको ये बताते हैं कि आप तो हिंदू हो ही नहीं, आप तो नॉनवेज खाते हो, आप तो ये सब काम करते हो, आप कैसे, आप तो हिंदू ही नहीं हो, तो आप ये खाना छोड़ दो। और हमारे घर में कुछ एक पर्टिकुलर संप्रदाय के लोग आए, तो हमारे घरों में कहीं पुरुष कहीं महिला प्योर वेज बन गए, बर्तन अलग हो गए, घर में बर्तन खड़कने लग गए। तो मैं, गलत है। आप भी हिंदू हो, आप हमसे अच्छे हिंदू हो, आपके यहाँ अपनी प्रथाएं, आपके यहाँ अपने खान पान है, तो आप क्या मन से मानते हो, हमारे जो मूलभूत सिद्धांत है कि नहीं, उसको मानिए, आप पक्के हिंदू है। तो ये सारी जो दुविधा है ना, जो अति हिंदुत्ववादी को कहते हैं, वो समस्या है। लेकिन साथ में लेके चलना है तो उनके जैसे उनके साथ हिजरा बसना पड़ता है, उनके साथ उठना बैठना पड़ता है। अभी आप गांव में जाओगे, गाली की ना बात नहीं करते, आप शुरुआत यहाँ से तो नहीं करते गाली मत दो, आप उनको शाखाएं बुलाते, धीरे धीरे उनकी गाली छूट जाती है। आर्य समाजी अकाली शाखा में नहीं आते थे 1943-44 में कि ये तो मूर्ति पूजक है, भगवा तो इसको प्रणाम नहीं करेंगे। उनको धीरे धीरे माधवराव मोड़े ने समझाते समझाते यहाँ तक लाए, शाखा में आ गए। बल्कि पंजाब के अंदर सबसे अगर कोई स्ट्रांग सामाजिक तत्व हमारी शाखा में होते थे तो आर्य समाजी होते थे। आज सब जगह आप देखेंगे आर्य समाजी संघ में, बीजेपी में आ गए हैं। उस समय उनका ये कहना था, तो छोड़ देते क्या उनको? तो ये सबको साथ लेके चलने के अलग दिमाग लगता अच्छा, शारदा जी, अब जैसे क्या कभी आ, ये आरएसएस कांग्रेस को अपने फोल्ड में ले सकती है? कभी लेगी? है। जिस दिन कांग्रेस को लगा कि भाई ये बात सही कह रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ही आए हैं ना, संघ में भी आए हैं, मैं ये पॉलिटिक्स की बात नहीं करता हूँ। हम्म। एमजी बोकारे बोकरे करके बहुत बड़े कम्युनिस्ट थे, वो स्वदेशी आंदोलन में दत्तोपंत के साथ आए, और बाद में उन्होंने हिंदू इकोनॉमिक्स नाम की पुस्तक लिखी, पक्के जी। संघी बन गए। और भी कांग्रेसी, जो पहला संघ चालक था विदर्भ का, वो कांग्रेस का बहुत अच्छा कार्यकर्ता था। तो जो भारत को मानता है कि हिंदुत्व ये भारत की नींव है, और जो मानता है कि जब तक हिंदुत्व जिंदा है तब तक ये देश के अंदर सेक्युलरिज्म जिंदा है, सहिष्णुता जिंदी है, वो संघ में आएगा, कोई आपत्ति नहीं है। हमारे शिवसेना एमएनएस के भी आते हैं बम्बई के अंदर, कोई समस्या नहीं। पॉलिटिक्स में जाते हम उनकी बात करते हैं, संघ में इसकी बात करते हैं। तो हम तो बुलाते भी हैं कांग्रेसी को अपने कार्यक्रमों में, और कई साल बाद बनते भी हैं कांग्रेसी। में टीएमसी के व्यक्ति को संघ का कार्यकर्ता बना चुका हूं रिमोटली, मिला नहीं आज तक मैं उसको, टीवी पे मिलता था, मिलते मिलते संघी बन गया। तो
इसलिए अच्छा जब उसको लगेगा कि ये जो कर रहा था पहले भेदभाव लोगों के साथ में जाति के ऊपर या पंथ के ऊपर, या मानता था कि अंग्रेजों ने बताया हमारा देश 15 अगस्त को पैदा हुआ, कर्टसी गांधी, नेहरू और माउंटबेटन, तो वो उसको समस्या है। जो मानता है कि मेरा भारत प्राचीन है, उसको कोई समस्या नहीं, हमें भी कोई समस्या नहीं। कल ना मैं स्पेस में थी, उस स्पेस में 5-6 जन, जब मैंने उनको बताया, देवर अराउंड 30-40 पीपल है, मैंने उनको बताया कि मैं कल आपका इंटरव्यू, आपके साथ इंटरव्यू कर रही हूँ, तो मैंने कहा उनसे कोई सवाल पूछे, तो वो नॉर्थ ईस्ट वाला सवाल तो मुझसे एक आधे थे यूके से, उन्होंने पूछे, बोला था हम्म। पूछने को। बाकी सब एक साथ बोल पड़े कि रतन शादा जी से पूछिए यूपी में आरएसएस का बीजेपी के साथ क्या हुआ और हरियाणा में आरएसएस का बीजेपी के साथ क्या हुआ। वो एक इतनी अफवाहें फैल रही हैं, 16,000 सभाएं ली हरियाणा में, तो फिर यूपी में क्यों नहीं ली? ये कंट्रोवर्सी है, इसको सॉल्व कीजिए। वहां पे सब बैठे थे, वाईके है, देखिए, कोई दिवेश जिस है, तो टी बैग है, ये सारे लोग थे, वो सब ये पूछ रहे थे कि ये क्या किया। जिस आर्टिकल के कारण काफी कंट्रोवर्सी हुई, आर्टिकल जब मैंने क्या लिखा था, मैंने कहा था कि समस्या संघ और बीजेपी की नहीं है, समस्या संघ के कार्यकर्ताओं की, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की। क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता जो 2014 के बाद बने, उनको पता ही नहीं कि फील्ड में काम कैसे करते हैं। उनको लगता है मोदी जी के कंधे पे सवार होकर और मोदी जी के नाम लेकर हम हर बार जीत जाते हैं। 2014 के बाद तो जीत ही जीत देखी है, जिन्होंने हार ही नहीं देखी। हमने तो वो समय देखा जब 500 वोट मिलते थे जब भारतीय जनसंघ को, तो हम बड़े खुश होते थे। हमको ये नारा दिया जाता था, कांग्रेस वाला मजाक उड़ाते थे, जिस दिए में तेल नहीं, कांग्रेस को हराना खेल नहीं। और अर्धी चड्डे वाले दुनिया भर की बातें करते थे। हमने तो वो समय देखा हुआ है जब जनसंघ के लिए इलेक्शन में खड़ा होना एक त्याग का भाव था, कि मैं खड़ा होऊंगा, मैं हारूंगा, फिर भी मुझे खड़ा होना है। वो डिपॉजिट देने के पैसे नहीं होते थे। वहां से जिसने काम देखा है, जिसने 1984 में बीजेपी की 2 सीटें देखी हैं फिर भी हार नहीं मानी, उसके काम करने का तरीका और 2014 का विजय विजय जो देख रहा है उसमें थोड़ा फर्क है। और अगर लगता है कि हम अभी लोगों को, लोग तो अपने आप वोट देने आएंगे, ऐसा नहीं होता है ना। अगर आप मुझे नहीं बुलाएं तो मैं यूट्यूब पे जबरदस्ती तो नहीं आ सकता हूँ ना, आपको बुलाना पड़ता है मुझे। इसी तरह कार्यकर्ताओं को जाके अंतिम में लोगों को बुलाना पड़ता है। जब कांग्रेस वाले यूपी के अंदर वीडियो पे वीडियो घुमा रहे थे गांव गांव में कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बंद कर देंगे, रिजर्वेशन हटा देंगे, तो वहां के कार्यकर्ता को, बीजेपी को पता नहीं था क्या? उसका उत्तर देना नहीं चाहिए था क्या? तो वो नहीं दिया उस समय। उसका कारण ये हुआ कि अगर मैं संघ का कार्यकर्ता बोलता हूँ कि बताओ जी क्या करना है मेरा कैंडिडेट के लिए, सामने से जवाब ही नहीं आता, तो संघ क्या करेगा? तो मेरा ये कहना था कि संवाद की आवश्यकता है बीजेपी के अंदर, खुद की नेताओं की अपने कार्यकर्ताओं के साथ में, कार्यकर्ताओं की जनता के साथ में, और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की, संघ के कार्यकर्ताओं के साथ में, कि कहीं कोई गैप ना रह जाए। और यहाँ भी जागरण की सभाएं की थी। महाराष्ट्र में तो मैं जानता हूँ केवल बंबई के अंदर 1.25 लाख के ऊपर सभाएं, छोटी छोटी मोहल्ला की सभाएं। जब हम हरियाणा की बात कर रहे हैं, असर नहीं हुआ कि सभा में जाके लोग वोट देने नहीं गए। अब जो हरियाणा में हुआ, उन्होंने पीछे पढ़ पढ़ के सबको वोट के लिए निकाला। और यही काम बाकी जगह भी हो, लेकिन असर नहीं हुआ, क्योंकि उसका फाइनल उपयोग कौन करेगा? बीजेपी का कार्यकर्ता। अगर बीजेपी का कार्यकर्ता हरियाणा में निकला, यूपी में नहीं निकला, तो हम जानते हैं। मैंने जैसे बताया कि बगल में आपके वीडियो चल रहा है जिसके अंदर झूठा प्रचार हो रहा है, और बीजेपी का कार्यकर्ता को पता नहीं है, उसके ऊपर एक्शन लेने की आवश्यकता नहीं समझता। समस्या वहां थी कि सब कुछ पका पका है, जिसने खाया उसको लगा कि मुझे भी कुछ मदद करनी चाहिए, मैं टेबल पे कम से कम थालियां तो सजा दूं, मैं कटोरे तो ले आऊं, मैं सब्जी तो डाल दूं। जो आया है वोटर, उसको सब्जी तो कोई देगा, उसको बोलेगा भाई साहब आ जाओ खाने के लिए। अगर नहीं करेगा तो नुकसान होगा। तो प्रश्न ये था, संघ ने कोई साइड छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, वो मैं बात नहीं कर रहा हूँ। नड्डा जी की स्टेटमेंट के लिए बड़ा शोर मचा। तब भी हाँ, मैंने हर इंटरव्यू में कहा कि नड्डा जी ने जो कहा वो सही है। मैं तो 2005-6 के अंदर अपनी किताब में लिख चुका हूँ कि जो संगठन बड़ा होता है उसका अपना केडर, अपने प्रचारक, सारी व्यवस्था होती है, और यही काम है। शुरू में संघ मदद करता है, लेकिन किस समय क्या कहना और उसको कितने विस्तार से कहना, कभी कभी प्रेस अपने हिसाब से उड़ाती है, कभी कभी बोलने वाले के ध्यान में नहीं आता कि ये कुछ एलैबोरेट कर दूं, एक आध सेंटेंस जोड़ दूं इसके अंदर, प्री और पोस्ट कंडीशन लगा दूं, तो उसका दुरुपयोग होता है। नहीं बिहार के तो अंदर जब मोहन राव भागवत ने कहा था कि रिजर्वेशन का फायदा सबको कोई नहीं बोल, मिल रहा, इसलिए रिजर्वेशन की स्कीम के बारे में स्टडी करना चाहिए, उसको पुनर्विचार करना चाहिए। क्या विचार करना चाहिए? कि जिनको नहीं मिल रहा क्यों नहीं मिल रहा, और जिनको उन्हीं को क्यों मिल रहा, वाई आर कॉर्नरिंग एवरी रिसोर्स। वो पूरा वो कोई मिसकंसेप्ट। यादव होगा, कोई और होगा, उसको घुमाया गया। तो कईयों ने कहा तुम्हारे कारण बिहार हार गए। तो ऐसा नहीं है। कार्यकर्ताओं की निष्क्रियता, एक ओवर सेंस ऑफ कंफर्ट। वोटर ने सोचा 400 वोट सीटें तो आ ही नहीं है मोदी जी की। तो कहानी है ना कि वो मंदिर में कहा गया कि तालाब में एक एक लोटा डाल देना तो तालाब भर जाएगा, तो सबने सोचा कोई तो डालेगा, किसी ने नहीं डाला, तालाब खाली रहा। ऐसा कुछ हो गया बीजेपी के साथ में।
आप संघ मुझे की बहुत तरफ से कोई इसमें ऑनेस्टली अंतर नहीं था। आप दीजिएगा, बहुत ऑनेस्टली जवाब दीजिए। आपको लगता है क्या? कहीं पे एरोगेंस एंड कुछ एक ओवर कॉन्फिडेंस वाली स्पिरिट आ गई है? अरे ये बातें मैं बहुत इंटरव्यूज में कह चुका था, और लेख में भी लिखा था। सेंस ऑफ कॉम्प्लिकेंसी और कुछ नेताओं की एरोगेंस, दोनों चीजें थी, लेकिन सेंस ऑफ कॉम्प्लेक्सी कार्यकर्ताओं में थी और एरोगेंस मिडिल लेवल लीडर्स में था कि हमको किसी की जरूरत नहीं, सब बढ़िया चल रहा है और हम कर लेंगे। ये जो संघ वाले बहुत चिंता करते हैं, तो चिंता करते रहते हैं, यू आर बीइंग सेंसिटिव। ये तो मैंने सुने वैसे डायलॉग, लेकिन वो नादानी में दिए गए डायलॉग थे। सेंस ऑफ कॉम्प्लिकेंसी थी। एरोगेंस कुछ लेवल पर होगा, जिनको लगता था कि ये खाम का, ये लोग चिंता करते हैं, खाम का बहुत ज्यादा हमको खाते हैं, हमें जरूरत नहीं सीखने की, हमने तो इतने इलेक्शन जीते हैं। तो ध्यान में आता है कि लोगों से संपर्क होता है। जब मैंने कहा कन्वर्सेशन, टॉकिंग टू पीपल, अभी कोई मुझे पीछे पूछ रहा था, मैंने कहा, बोलते क्या चाहते हो? मैंने कहा मैं चाहता हूँ कि हर स्तर पे लोग अपने कान खोले रखें। नहीं, आपके आरएसएस के और आपके क्या विचार हैं मोदी जी के बारे में? बहुत बढ़िया विचार है, इससे अच्छा कौन हो सकता है कोई आरएसएस का प्रचारक, जिसने इतना काम किया है समाज के लिए, हिंदुओं के लिए, समाज के हर वर्ग के लिए। दीनदयाल उपाध्याय के इंटीग्रल ह्यूमनिज्म को जिसने जमीन पे उतारा है। मैंने इसका पूरा एक भाषण मैंने चेन्नई में भी दिया था पिछले 10 दिन पहले, कि इंटीग्रल ह्यूमनिज्म या एकात्म मानव दर्शन का जो सिद्धांत है, मोदी जी ने लागू किया अपनी आर्थिक सारी अपनी स्कीम्स के अंदर। और जो उन्होंने हिंदूमय वातावरण देश का बनाया, उत्तम बनाया। अभी आप किसी के, आपके तो बहुत आपकी अपेक्षा है, 100 काम की अपेक्षा है, उसने 90 99 शुरू पूरे कर दिए। तो दो भी बातों को लेकर हम किटकिट नहीं कर सकते ना। हम याद करा सकते हैं, याद कराना हमारा काम है। एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्सन, जैसे आपके परिवार में आपने कोई काम का नहीं किया तो आप याद करेंगे ये काम रह गया। तो जो काम रहता है उसको हम याद कराते हैं, लेकिन जो किया उसको भूल नहीं सकते। मतलब जो काम उन्होंने किया 10 साल में, अद्भुत काम है। कोई भी 70 साल में या 60 साल में किसी ने इतना काम किया हो, तो मुझे बताइए आप, तो हम क्यों क्यों उनके बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे? मोदी जी का उत्तराधिकारी कौन? इसका उत्तर तो आप बताइए। हम क्या बताएं? आप बताइए, आरएसएस का बड़ा रोल होता है। देखिए, संघ में, आरएसएस में कभी भी उत्तराधिकारी तब तक पता नहीं चलता जब तक अनाउंस नहीं होता। जब सरसंघ चालक बदलते हैं तब तक हमें भी नहीं पता था सरसंघ चालक कौन बनेगा। हम गैस करते रहते हैं, पर्सनैलिटीज देखते हैं, सोचते हैं ये शायद बनेगा, ये शायद बनेगा, बात भी नहीं करते। लेकिन मन में एक धारणा बनती है। जैसे बहुत साल पहले दिल्ली के एक बैठक के अंदर सुदर्शन जी थे, उस समय बौद्धिक प्रमुख थे शायद, आए बैठक के अंदर। हमारे बहुत पुराने थे चमनलाल जी, बहुत प्रौढ़, ऐसे बहुत ही जबरदस्त प्रचारक पंजाब के समय के। उनका कुछ 75वां जन्मदिन था, तो वहीं पर थे, बैठे में बुलाया गया और भाषण दिया, बातचीत की। तो जब उनको मैंने सुना, बहुत प्रभावित हो। मैंने कहा आज नहीं तो कल ये सरसंघ चालक बनेंगे, बने हो बाद में। तो ऐसी धारणा हमारे मन में एक एक कार्यकर्ता के बारे में आती है, लेकिन वो डिसाइड करने वाला व्यक्ति नहीं होता। वो कई सीनियर लोगों से बातचीत करके जो सरसंघ चालक होता है डिसाइड करता है। इसी तरह प्रधानमंत्री के लिए मोदी जी का नाम कब था? अगर आप गौर करेंगी, नाम तो नहीं था ना। जो तीन सबसे फेमस नाम थे, महाजन थे और सुषमा जी थी और जेटली जी थे, लेकिन उनके अंदर कौन बनेगा डिसाइड नहीं हो रहा था। और जब तक डिसाइड होता, मोदी जी का उदय हो गया राजनीति के वहां पर हॉरिजन पे। तो ऐसा होता है। बहुत कार्यकर्ता बीजेपी के, बहुत तरह के लीडर हैं, और उस समय जब वो समय आएगा, अभी तो आपने पूछा नहीं, लेकिन मैं ही बताता, बोलेंगे प्रेसिडेंट कौन? अच्छा, तो इसके लिए अभी जब नितिन गडकरी प्रेसिडेंट बनने थे, एकदम यंग थे। उसके बाद में राजनाथ सिंह जी बने, और राजनाथ सिंह जी ने मोदी जी का चयन किया। तो राजनाथ सिंह खुद तो नहीं बने प्रधानमंत्री। इसके लिए बीजेपी में, संघ में ऐसा नहीं होता। समय के अनुसार, उस समय के अनुसार जब लगा कि मोदी जी सबसे प्रभावी रहेंगे, तो संघ ने भी कहा हाँ भी मोदी जी को होना चाहिए, जबकि उस समय के बीजेपी के लोगों का विचार नहीं था। तो समय समय पर जैसा उचित, एक परिवार के सदस्य के नाते जो उचित राय होती है वो देते हैं। अच्छा, ये वाईके जी हैं एक ट्विटर पे, वो बहुत ही कट्टर हिंदू बोलते हैं अपने आप को और बहुत ज्यादा बीजेपी सपोर्टर है, लड़ लेते हैं जिस जब देखो रोज लड़। जयपुर डायलॉग्स टाइप नहीं ना? हाँ जी। जयपुर डायलॉग जैसे कट्टर नहीं है ना? नहीं, पर लड़ लेते हैं। वो जयपुर डायलॉग वाले तो मतलब कभी हालात देख के तो। आप मुझे बताइए, आरएसएस की पूरी सपोर्ट है योगी जी को। योगी जी आरएसएस के को पसंद है, उनको पसंद बिल्कुल। है। ऐसा ही सपोर्ट देते रहेगी ना, क्योंकि हिल रही थी उनकी नींव कहीं ना कहीं अभी 2000। देखिए, मैं राजनीति के बारे में मैं बहुत सोच के बोलता हूँ। मैं जहाँ कठिन होता है वो भी बोल देता हूँ, जिसके कारण मुझे कई लोग नाराज भी होते हैं। लेकिन योगी जी और संघ का इक्वेशन अच्छा है।
और जो उनका जो भी उनके यहाँ जो गड़बड़ी थी बीजेपी के, मैं बार बार कहता हूँ कि ये प्रश्न जो, जब भी आप कुछ देखते हैं गड़बड़, तो बीजेपी की इंटरनल गड़बड़ होती है, संघ उसमें शामिल नहीं होता है। आप अगर गौर करेंगे, जब ये पिछली बार ये इलेक्शन के बाद में बीजेपी के मिनिस्टर बोल रहे थे, संघ का कोई नहीं बोला था। तो गवर्नेंस के बारे में किसी के बारे में, तो बीजेपी के नेताओं ने आपस में हिल मिल के रहना, आपस में सोच के बोलना उनके लिए आवश्यक है। पब्लिक में तो वो है ना, हम थोड़ी है। पब्लिक में तो उन्हीं के फेस दिखते हैं। तो इसलिए बीजेपी में बार बार वही कहता हूँ कि आपस में बातचीत करें, कन्वर्सेशन करेंगे, चर्चा करेंगे, उतना कम लोगों को इस तरह के दृश्य देखने मिलेंगे। उस दृश्य में संघ का तो कोई था ही नहीं। जो सारे टीवी पे आ रहे थे, अपने भड़ास निकाल रहे थे, जी। तो उसमें संघ तो कोई नहीं था। अच्छा, बटोगे तो कटोगे, क्या ये अब स्लोगन रहने वाला है बीजेपी का हमेशा के लिए? देखिए, बीजेपी का स्लोगन नहीं है, ये ऐतिहासिक सत्य है। सत्य है, पर मतलब लोग, बोला तो 10 साल लग गए बोलने में ये बात। ऐसा नहीं, अलग अलग तरीके में जब कभी मौका आता था अपने तरीके से बोलते थे। अभी ये कई बार स्लोगन एक टॉपिकल बन जाता है, हिट हो जाता है तो हिट हो जाता है, लेकिन अगर आप देखेंगे इससे पहले एक था जो स्लोगन था, जहां हिंदू घटा वहां देश बटा। ये संघ ने यह विषय रखा था, और ये हमारे सामने सच है ना। 80% से ज्यादा भूभाग, नहीं सॉरी, 2/3 से ज्यादा भूभाग पिछले 80 से 100 सालों में गया। अफगानिस्तान गया, पाकिस्तान गया, नेपाल गया, बर्मा तो अंग्रेजों ने निकाल दिया, लंका अंग्रेजों ने निकाल दिया, लेकिन पिछले 50 सालों में, अगर 80 सालों में भी गिने, तो पाकिस्तान बांग्लादेश गए, उसके बाद कश्मीर गए, एक तरह से यानी पॉलिटिकल कंट्रोल के हिसाब से गया था, दोबारा मुश्किल से लाए। क्या कारण था वहां से हिंदुओं को जाना पड़ा? क्या कारण है कि केरल में या चेन्नई में ऐसे गांव है जहां पर बोलते हैं तुम कीर्तन नहीं कर सकते, तुम तो अपना जुलूस नहीं निकाल सकते? पर्सनल डिबेट मैंने निकाल के दिया, हाईकोर्ट ने बोला तुम कैसे किसी हिंदुओं को रोक सकते हो कि आज तुम्हारी वहां पर मेजोरिटी आ गई है, यू कैन नॉट स्टॉप। ये हाईकोर्ट का डिसीजन वह शब्द है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ कहा है। तो अगर आज भी देश के अंदर जहां हिंदू कम हो गया, वहां पर अपना जुलूस नहीं निकाल सकता, रथ यात्रा नहीं कर सकता, जोर से आरती नहीं बोल सकता, घंटियां नहीं बजा सकता, यूपी में ऐसा हो रहा है, दूर कहाँ जाती हैं आप? तो निश्चित रूप से जो है बंटोगे तो कटोगे, ये सही है। उसमें गलत क्या कहा? अगर आपके मोहल्ले के अंदर आपको निकाल दिया जाता है कि मोहल्ले में आप कम रह गए, या किसी को इसलिए सरकन से किया जाता है क्योंकि उसने ऐसा कुछ कह दिया जो हजम नहीं होता किसी को, तो वो समस्या तो है ही ना। अगर ये समस्या है तो या तो सच बोल के समस्या, ये घृणा की बात नहीं है, सच बोलने की बात है। क्योंकि घृणा तो वजह बोलते हैं कि आप नहीं, अगर हमको वोट दोगे तो आप तो यहाँ से निकाल दिए जाओगे। घृणा वाले सीए गलत है, सीए के कारण आपको देश छोड़ना पड़ेगा, ये जो कहते हैं ये घृणा है। झूठ के ऊपर जो बोली जाती है, जो ऐतिहासिक सत्य है, जिसका हमने स्वयं भुगता है, पार्टीशन जिसके अंदर लाखों मारे गए, करोड़ों बेघर हो गए, उसके बाद भी हमने जो कह रहे थे जाना है, उनको हमने इज्जत से रखा, उनको पूरा स्थान दिया। फिर भी आज वो फिर एक पाकिस्तानी की भाषा में कोई बात करेगा, कष्ट तो होगा। तो उसका उत्तर तो हिंदुओं को ही ढूंढना पड़ेगा। हिंदू ही करेंगे, अपनी संगठित होंगे, तो लोग ढंग से पेश आएंगे। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये मतलब मैं इस बारे में बहुत सोचती हूँ। जैसे मैं आज 3 साल से सोच रही हूँ कि मैं भी आरएसएस की वो जो विमेन विंग है उसको ज्वाइन करूंगी। मैंने पता नहीं कितने फोन कर डाले हैं लोगों की, मुझे इंट्रोड्यूस करा दो, मुझे आपको नहीं लगता कि जो हिंदू विमेन है थोड़ा और आके दिखना चाहिए, ये कि हिंदू विमेन इसमें वो थोड़े दिख नहीं रही, मेरे को अभी तक कोई इंट्रोड्यूस नहीं करा पाया है, तो इसका कुछ मैं करिए। आपको करवा दूंगा। हाँ, मैंने पिछले हफ्ते एक को करवाया। ठीक है, तो आप मुझे करवा दीजिएगा, एंड थैंक जी, मैं करवा। बहुत बहुत। होता क्या है कि जितना संघ का, समिति का काम है, उससे अधिक उसकी डिमांड हो रही है। कार्यकर्ता कम पड़ते हैं और उनकी शाखाएं कम होती हैं, तथ्य है। संघ की तो आपको सब जगह दिख जाती है, समिति की इतनी शाखाएं नहीं है, बहुत ज्यादा है फिर भी इतनी नहीं है। तो वो जो फुल टाइम दे रही है महिलाएं, जो घर का काम करते हैं, समिति का काम कर रही हैं, और नौकरी भी कर रही हैं आजकल, तो सब करते करते आप तक पहुंचने के लिए लोग कम है। तो कोई एक व्यक्ति आए और ऐसा 10 लोगों को खड़ा करेगा, तब वो काम बढ़ेगा। मेरा भी बहुत साल का अनुभव है कि लोग जाना चाहते हैं, लेकिन मुझे पता है हमारे यहाँ कोई समिति के कार्यकर्ता नहीं है, तो मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ। अन्य संस्थाओं में संघ की जगह जगह है, वहां बहुत महिलाएं ज्वाइन कर रही हैं, तो आप मुझे चाहे वो ज्वाइन सिंदूर कराइए, फिर परिषद मैं हो, ये चाहे वो काम। सेवा का कार्य हो। नहीं, मैंने कहा आप मुझे ज्वाइन कराइए, फिर मैं जा जाके और लोगों को ज्वाइन करवा लूंगी, फिर बिल्कुल मैं ये बिल्कुल, मैं आपको सौंप दूंगी। बिल्कुल, मैं आपको आपको कांटेक्ट दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्य जी, बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।